गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का पहला टॉपिक है स्वामी प्रभुपाद जी। ठीक है, तो आपको पता है जो पीएम मोदी जो है उन्होंने एक कॉइन, स्पेशल कोमेमोरेटिव कॉइन जो है 125 रुपीज़ का जो है वो लॉन्च किया है ऑन द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी प्रभुपाद जी। ठीक है, तो ये हैं कौन? आपने नाम सुना होगा इस्कॉन का, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिनको हम हरे कृष्णा मूवमेंट भी कहते हैं। उनके फाउंडर जो हैं उन्हीं की जो है 125th एनिवर्सरी को, बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए जो है ये जो है कॉइन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। स्वामी प्रभुपाद जी। सो पीएम मोदी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्पेशल कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ 125 rupees on the birth anniversary, on the 125th birth anniversary of Swami Prabhupada ji, who was the founder of ISKCON, that is the International Society for Krishna Consciousness. It is also known as the Hare Krishna movement, and PM Modi has launched this coin on his 125th birth anniversary. So now let us see the next topic, which is index of 8 core industries. तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के जो ऑफिस इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, वो इसको रिलीज करते हैं। कोर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? ये 8 कोर इंडस्ट्रीज। आपको पता है ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है जिससे हमको पता लगता है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो उसमें जो कोर 8 सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं उनका इंडेक्स अलग से निकाला जाता है, जो कि हमको इंडिकेशन देता है कि हमारा आईआईपी आने वाले टाइम में कैसा जो है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज में ये कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये 8 जो आते हैं और इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है पर मंथ बेसिस पर, ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो इसको लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है अलग अलग डिटेल्स दिखाई गई हैं, कैसा परफॉर्मेंस हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसा परफॉर्म किया है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज होता क्या है। ठीक है, वैसे आपके सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं कि लास्ट ईयर के सेम पीरियड के कंपैरिजन में जो है हमने बेटर परफॉर्म किया है। 62.6% जो है हमने परफॉर्म किया है, और जो है 21.2% की जो है वो ग्रोथ हमको देखने को मिली है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, सो अब ये इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है वो मंथली प्रोडक्शन इंडेक्स होता है, जो कि एक लीड इंडिकेटर है हमारी मंथली इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस का, कि हमारी इंडस्ट्रीज ने, अलग अलग सेक्टर ने इंडस्ट्री के कैसा परफॉर्म किया है मंथली बेसिस पर। हमको उसके ऊपर हम नज़र रखते हैं। अब लेस्पेयर फार्मूला, लेस्पेयर फार्मूला क्या होता है आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेस्पेयर फार्मूला क्या होता है, बस बेसिकली इसमें आप अगर जिसको पता होगा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के जो है, तो उनको पता होगा सिग्मा P1 P0 फिर जो है इनटू Q0 अपॉन Q0। मतलब क्या हुआ इसका, कि प्राइस ऑफ करंट प्रोडक्ट, जो आज के जो प्रोडक्ट है या फिर जो आज का जो भी जो आपका प्राइस चल रहा है, उसको हम बेस ईयर के साथ मल्टीप्लाई करके जो है वो हम देखते हैं कि क्या जो है इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स कैसा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखने की जरूरत तो नहीं है, बट सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि लेस्पेयर फार्मूला यूज़ किया जाता है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज को निकालने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, कंपाइल कौन करता है इसको? वही ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और हर महीने की जो लास्ट वर्किंग डे पर जो है इसको रिलीज किया जाता है। और ये 8 कोर इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये 40% जो हमारा आईआईपी जो है टोटल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें से जो 40.27% वेट वाली जो आइटम्स हैं वो यही 8 इंडस्ट्रीज का है। तो इसलिए हमको इसी से ही पता लग जाता है कि हमारे आईआईपी जो है उसमें जो टोटल, जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव हमारे को जो पिक्चर देता है हमारे को जो है इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस की, तो इसी से ही हमको पता लग जाता है कि कैसा परफॉर्म करने वाला है हमारा आईआईपी। ठीक है, अब जैसे देखो इसके अंदर ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, इसमें सबसे जो ज़्यादा वेट किसको मिला हुआ है? पेट्रोलियम रिफाइनरी को। ठीक है, ये तो ऑब्वियस आपको पता ही होगा कि पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है हमारे उसमें इंडेक्स में उसको सबसे ज़्यादा वेट मिला होता है। ठीक है, उसके बाद जो है जैसे आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इसको जो है नेक्स्ट सबसे हैवी वेट मिला हुआ है। वेटेज मिलती है ना जो कैलकुलेशन करने में, तो इनको सबसे ज़्यादा वेटेज मिली हुई है। ठीक है, अब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी देखते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो हमारी एंटायर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कंट्री में कैसे चल रही है उसके ऊपर जो है इसका फोकस होता है। तो इसका जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। अभी हम इसके बेस ईयर को हम लेके इसी के भी बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज़ कैसे परफॉर्म कर रही हैं। तो मेजर 3 कंपोनेंट्स हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से मैन्युफैक्चरिंग जो है सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग को मिली हुई है, फिर उसके बाद माइनिंग को, और उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है,
तो अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि 8 आपको मैंने बता ही दिया ये तो कि 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, ठीक है। तो इनको हम ICI भी कहते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट let us see this topic in English. Index of 8 core industries. So recently the Office of Economic Advisor, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, he has launched this index of 8 core industries, which is also called the ICI. This index is very important because in the index of industrial production, these 8 core industries comprise almost 40% of the total weight of the items. So these industries are basically coal, crude oil, natural gas, refinery products, etc. So these 8 industries are very important, and the performance of these 8 core industries can tell us about how the manufacturing sector of the country is performing on a per month basis, because we calculate it on a per month basis. That's why we keep a tab over the performance of our manufacturing industry through this index of 8 core industries. So this is a monthly production index, and the Office of Economic Advisor of DPIIT uses the Laspeyres formula to arrive at the price index of these 8 core industries. It provides us an advanced indication because generally IIP, the Index of Industrial Production, of course, it is also launched on a monthly basis, but there is a time lag of 6 weeks before it is launched. So if just imagine if for the month of if the IIP for the month of August has to be launched, it will be launched in the middle of October. Okay, because it takes time to compile all the data. So because this the index of 8 core industries, it is released before the IIP of that particular month. That's why we can see how we can get an overall picture regarding how this IIP of that particular month is going to be. What this IIP for that particular month will be going to will indicate us about the manufacturing sector. So amongst these 8 industries, the petroleum refinery sector has the maximum weightage. The next one is electricity generation. So the second most heaviest, or the second heaviest industry in this index of 8 core industries is electricity generation. So now let us see what is this index of industrial production. So it is basically an index which tracks the manufacturing activity across different sectors of an economy. Currently, we use the 2011 and 12 year as the base year for measuring this index. Major components of this IIP are mining, manufacturing, and electricity. Manufacturing has been accorded almost 7.6% of weightage while calculating this IIP. Okay, so now let us see the next topic, which is GDP of India. तो आपने देखा होगा न्यूज़ में अभी चल रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी अप्रैल से जून जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें 20.1% ग्रो की है। ठीक है, तो आपको ये देखने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि इतनी ज़्यादा ग्रोथ कैसे अचीव कर ली हमने। तो आपको इसमें बेस इफेक्ट जो है वो समझना पड़ेगा कि क्या असल में क्या इशू है ये। ठीक है, अब जो है हम जीडीपी, आपको पता है ना कि 2011-12 के जो है बेसिस पर जो है हम उसको मेजर करते हैं, हमारा बेस ईयर उसमें 11-12 है। तो उस बेस ईयर के हिसाब से जो हमारा कोरोना के पैंडेमिक से पहले जो हमारा साल था उसके फर्स्ट क्वार्टर में 35.66 लाख करोड़ रुपए का जो हमारा जीडीपी था। ठीक है, और जब हमने कोरोना का लॉकडाउन किया तो क्योंकि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई, तो जो 35.66 लाख करोड़ रुपए हमारी जेब में पड़े थे, एक तरह से अगर आपको मैं सिंपल भाषा में समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो जो हमारे 35.66 लाख करोड़ जेब में पड़े थे, हमने काम तो कुछ किया नहीं उस टाइम पे, लॉकडाउन में थे हम, तो उसमें से बल्कि खर्चा किया हमने। ठीक है, तो अब वो 26.95 लाख करोड़ रुपए रह गए लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में, अप्रैल से जून के क्वार्टर में। तो एक तरह से अब आप देखो 24.4% का हमको जो है वो डाउनफॉल देखने को मिला। ठीक है, तो हमारे लिए न्यू जो बेस बन गया कि जिससे हमको आगे, अब हमारी अगर पहले जेब में 35 रुपये थे उसमें से 26 रुपये रह गए हैं, मैं आपको राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, तो अब हमारे लिए 26 रुपये से हम जितना भी ऊपर जाएंगे वो हमारे लिए ग्रोथ है। ठीक है,
नेक्स्ट ईयर हमने दोबारा से काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आपको जैसे मैंने आपको पहले सैलरी का एग्जांपल दिया था कि लास्ट ईयर आपने काम नहीं किया था तो उसलिए आपकी उतनी सैलरी कट गई, ठीक है। 35 रुपये की आपको सैलरी मिलती थी, उसमें से आपकी सैलरी कट गई, अब वो 26 रुपये मिली आपको, क्योंकि आपने पिछले साल लॉकडाउन में काम नहीं किया। फिर क्या हुआ, आपकी मतलब 24.4% सैलरी कटी थी, ठीक है। 35 रुपये जो आपको मिलती थी वो उसकी बजाय 24.4% मिली, कट के आपको 26.95 रुपये मिली, ठीक है। लेकिन अब जब इस साल लॉकडाउन जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में ऑफकोर्स दोबारा से हमने लगाया, तो फिर भी हमारा सारी इकोनॉमी तो बंद नहीं हुई थी, ऊपर से हमने पिछले साल जो है फर्स्ट क्वार्टर के बाद भी रिकवरी की थी, ठीक है। हमने काम करना शुरू किया था, तो दोबारा से हमारा जो जीडीपी है वो बढ़ के जो 26 रुपये तक पे पहुंच गया था, वो बढ़ के अब हमारा 32.38 लाख करोड़ रुपये आ गया है। तो हम जब मेजर कर रहे हैं तो 26.95 लाख करोड़ से जब हम 32.38 लाख करोड़ की जो हमारी जर्नी है उसको हम मेजर करेंगे तो ये फिगर आती है 20.1% की, ठीक है। तो मतलब हमारी जो 26.95 लाख करोड़ रुपए हमारी जेब में रह गए थे वो बढ़ के अब जो है इस साल हमारे अप्रैल से जून क्वार्टर में 32.38 लाख करोड़ रुपए आ गए हैं। तो खुश होने की बहुत ज़रूरत नहीं है, ऑफकोर्स ज़रूरत है क्योंकि हमने बड़ी जल्दी रिक्यूपरेट किया है, बहुत जल्दी हमने रिकवर किया है, लेकिन हमारी पहले जेब में जो 35.66 लाख करोड़ रुपए थे वो अभी भी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, ठीक है। अभी भी हम उससे 2-3 लाख करोड़ रुपए जो है वो कम है। ऑफ कोर्स ये हम रिकवर कर लेंगे आने वाले टाइम में, बट जो आप ये देखोगे जो कि 20.1% की ग्रोथ जो है वो हमारी प्री पैंडमिक एरा की ग्रोथ को नहीं दर्शाती, प्री पैंडमिक एरा के टाइम की के कंपैरिजन में ग्रोथ को नहीं दर्शा रही है। वो पैंडमिक टाइम पे जो है ऑलरेडी हमारा बहुत नीचे था, लॉस थे हम, ठीक है। उससे कंपैरिजन में हमारी ये 20% ग्रोथ होकर अब हम 32.38 लाख करोड़ पहुंचे, ठीक है। तो क्या ये हमारे लिए कोई बहुत प्राउड की होने की बात नहीं है? नो, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस, बिकॉज हमने बहुत जल्दी, जितनी भी मेजर इकोनॉमीज हमने देखने को मिलेंगी आपको वर्ल्ड में, उनमें सबसे जल्दी हमने रिक्यूपरेट किया है, सबसे जल्दी हमने जो है रिकवर किया है। बाकी जो है कंट्रीज अभी भी रिकवरी फेज में है और वो बहुत स्लोली रिकवर कर रही है एज कम्पेयर टू आवर कंट्री। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस, ओके। सो फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर 2020-21 अब जो हमारा इंडिया का जीडीपी था वो 7.3% कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है। तो अभी हमारे को फुल ईयर की जो है इस साल की हम जो है वो बाय द एंड ऑफ द टाइम ही आएगी, वो तो फाइनेंशियल ईयर के। तो जो 24.4% की ग्रोथ जो आप देख रहे हो कि फॉल हुआ था वो फर्स्ट क्वार्टर में हुआ था। तो ओवरऑल ईयर में हमने रिकूपरेट भी किया, दोबारा इकोनॉमी शुरू करी तो हमने वो लॉस को रिकवर भी किया। तो ओवरऑल लॉस जो हमारा जीडीपी में था वो 7.3% रहा एज कम्पेयर टू प्री पैंडमिक टाइम्स, ठीक है। अब नेशनल इनकम, जीडीपी, ये सब क्या होता है आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, बट मैं आपको ओवरव्यू फिर भी दे देता हूँ, ठीक है। आइडिया ऑफ नेशनल इनकम होता क्या है। तो जीडीपी किसको कहते हैं? समझ लो जितने भी हमारी कंट्री में एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं हमने एक कंट्री के अंदर, उसको हम जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें प्राइवेट सेक्टर की कंजम्पशन आएगी, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है उस साल, कितनी गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की है और कितना हमारा जो है ट्रेड बैलेंस रहा है, क्या हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो क्या हमने कुछ कमाया है फॉरेन ट्रेड से तो उसको भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप सोचो सारी वैल्यू प्राइवेट से लेके गवर्नमेंट तक, इन्वेस्टमेंट से लेके एक्सपोर्ट्स तक या फिर इंपोर्ट्स तक, तो वो सारा कैलकुलेट करने पर हमको जीडीपी की फिगर देखने को मिलती है। उस जीडीपी की फिगर में से अगर हम डेप्रिसिएशन को निकाल दें जो हमारा नॉर्मल वेयर टेयर होता है, ठीक है, तब हमको मिल जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीएनपी क्या होता है? जीएनपी जो है वो हमारे को नेशनल इनकम डिराइव करने में जो है वो हेल्प करता है। तो जीएनपी क्या होता है? जो हम जीडीपी जो हमारा जितना भी अभी तक है उसके अंदर अगर हम बाहर से हमने कितनी इनकम कमाई है उसको भी ऐड कर दें तो भी हम तो हमारे को जीएनपी मिल जाता है। अब जीएनपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन निकाल दें तो हमको एनएनपी मिल जाता है। तो जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो असल में एनएनपी होती है, ठीक है, याद रखना। अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन में, ऑफ कोर्स वैसे तो नहीं पूछेंगे, बट नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है वो हमारी एक्चुअल में नेशनल इनकम होती है, ठीक है। अब कॉस्ट और प्राइस क्या होता है नेशनल इनकम में, ठीक है। तो कॉस्ट तो हमारी दो तरह की होती है, एक तो फैक्टर कॉस्ट और एक मार्केट कॉस्ट। तो इंडिया, आपको किसी को पता है तो आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया जो है 2015 से हम मार्केट कॉस्ट पर जो है हम अपनी जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट में फ़र्क क्या होता है? सिर्फ उतना ही फ़र्क होता है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? जो भी प्रोड्यूसर, जब आपके फैक्ट्री में जितने का आप सामान निकला, जो जितने का पड़ा उसको फैक्ट्री में बनाए प्रोड्यूसर को, उसके ऊपर हम पहले कैलकुलेट करते थे कि समझ लो एक पेन है, ठीक है। अब वो पेन जो है कंपनी को या प्रोड्यूसर को
₹5 लगते थे बनाने में, ठीक है। तो हम सिर्फ ₹5 के हिसाब से उसको कैलकुलेट करते थे 2015 से पहले। लेकिन मार्केट कॉस्ट क्या है उसकी पेन की, उस पेन की मार्केट कॉस्ट तो ₹10 है, ठीक है। तो अब हम 2015 के बाद से मार्केट कॉस्ट पर कैलकुलेट करते हैं अपने जीडीपी को, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट है, हमने एक पेन प्रोड्यूस किया है, तो हमारी कंट्री पहले क्या करती थी, वो पेन प्रोड्यूस किया जो उसकी जो है फैक्ट्री कॉस्ट को लेती होती थी, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट को लेती थी कि हाँ ₹5 लगे थे इसको प्रोड्यूस करने में। लेकिन जो है क्योंकि बाकी सारी वर्ल्ड इकोनॉमीज जो मेजर इकोनॉमीज हैं वो अपनी जीडीपी को मार्केट कॉस्ट पर जो है वो कैलकुलेट करते हैं, तो इसीलिए जो है हमने भी मार्केट कॉस्ट पे कैलकुलेट करना शुरू किया, मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करना शुरू किया। अब मार्केट प्राइस कैसे आएगा फैक्टर कॉस्ट से? अब आपका जो ₹5 का पेन है, ठीक है, अब उसको मार्केट प्राइस पर अगर आपको लेके आना हो तो उसमें आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ₹5 का जो आपका पेन जो उसको फैक्ट्री में पड़ रहा था बनाने में, उस पर टैक्स भी लगा होगा कुछ, समझ लो ₹2, ठीक है। तो वो ₹2 भी ऐड कर दिए, और गवर्नमेंट ने उनको अगर कोई सब्सिडी है तो उसको दी है तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसके वो प्रोड्यूसर को तो सस्ती पड़ी उससे वो, ठीक है। तो उससे में से सब्सिडी माइनस कर देंगे, फिर जो प्राइस आता है वो समझ लो मार्केट कॉस्ट है। मतलब फैक्ट्री से निकलने के बाद जब टैक्स लग गया, उसमें से जो हमने प्रोड्यूसर को जो सब्सिडी दी थी वो माइनस कर दी, वो एक्चुअल में मार्केट कॉस्ट है, ठीक है। ऑफकोर्स वो भी ₹8 होगी या ₹9 होगी, क्योंकि अपना जो है प्रोड्यूसर अपना मार्जिन भी रखता है, ₹1 या ₹1.5 जो भी वो प्रॉफिट रखेगा। तो मार्केट कॉस्ट हमारी क्या होगी, जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को और सब्सिडीज को जो है वो इसमें इंक्लूड करेंगे, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसमें हम ऐड कर देंगे और सब्सिडीज को जो है हम उसमें से माइनस कर देंगे। तब हमें असल में पता लगेगा कि एक पेन की प्राइस जो है वो मार्केट में आते हुए कितने रुपए की पड़ती है, ठीक है। अब 2015 से सीएसओ जो है वो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है, ये आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। अब प्राइस क्या होता है, ठीक है, प्राइस भी होता है जैसे मैंने देखा, जब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, तो इसका मतलब क्या हुआ। अब प्राइस में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कांस्टेंट और करंट में। कांस्टेंट लगा लो जीरो इन्फ्लेशन, ठीक है, जब हम किसी बेस ईयर को देखते हैं तो उसमें को हम जीरो लेके चलते हैं कि इस टाइम पर जीरो इन्फ्लेशन थी। उस ईयर के कंपैरिजन में इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी या डिक्रीज हुई है उसको हम जो है करंट में देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि 2011-12 को हम बेस ईयर लें, ठीक है, तो हम उसको हम जीरो मान के चलेंगे कि वो जीरो यूनिट पर था, ठीक है। अब 2020 और 21 में 2011-12 के मुताबिक कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो अगर हम उससे एडजस्ट करके फिगर को हम कैलकुलेट करेंगे 2020-21 की, तब हमारे को करंट प्राइस पता लग जाएगा, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन को अगर हम इंक्लूड कर लें तो हमको करंट प्राइस जो है हम इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन से ही जो है वो इंक्लूड करके हम पता लगा सकते हैं। तो जो ये ऊपर आपको जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस देखने को मिल रहा है, ये इसके अंदर इन्फ्लेशन का जो है अभी इम्पैक्ट नहीं कैलकुलेट किया गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो बीच में जो है आपको पता ही है कि वो नेगेटिव भी चली गई थी, ठीक है, क्योंकि हम लॉकडाउन फेज में थे। तो इसको वो कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेट करके बताया हुआ है, तो ये भी जो है कांस्टेंट प्राइस पर ही जो है वो कैलकुलेट करके बताया हुआ है। तो अभी जो है ये 20.1% की जो फिगर है वो कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर जो है ये फिगर आपको दिखाई हुई है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, जीडीपी ऑफ इंडिया। सो यू मे हैव सीन इन न्यूज़ एंड यू मे हैव बिकम टू impressed that India has performed exceedingly well by growing at the rate of 20.1% during the first quarter of this financial year. So is it really that India has grown at 20.1% of GDP? Partly yes and partly no. Okay, so why partly no? Because India had like I am just rounding off the figures here. Okay, so if 35.66 lakh is there, I will call it 35. Okay, so I'm just giving you an example so that you will understand better. So earlier, pre-pandemic times, India had a salary of 35 rupees per annum. Okay, but because when we went into lockdown during the last year, or especially during the first quarter of the last financial year, that is the April to June 2020, we were having the strict lockdown. So our salary was cut. Nobody would pay us 35 rupees because we were not working. So our salary was cut by 24.4% and we received 26 rupees as our salary. Okay, so
I'm just giving you a very simplistic example just so that you can understand. Actually, this is a very complex thing, but for you to understand, I'm just giving you a very rudimentary example. So now we reached this 26 rupees because we were not working, so we had a salary cut of 24.4%. Okay, but now after that April to June 2020 period, we started slowly working again, back again. Okay, so for that entire year we recuperated, we performed, we started performing, and we minimized our loss of we minimized our 24.4% loss to just 7.3%. So for that April to June 2020 figure, we were having a 24.4% cut in our salary, but we performed exceedingly well, and that's why we our employer got happy with us, and he deducted only 7.3% from our salary. Okay, so now when how this 21.1% figure has been calculated, it has been calculated by comparing the April to June 2020 figure and the April to June 2021 figure. So if we compare the first quarter of current financial year and the first quarter of last financial year, we will see that we have had a growth of 20.1%. Okay, so from this 26 rupees that we got as salary for not working during the lockdown phase, now we started partly working in April to June 2021 because we were having the second wave during this period. Probably if there was no second wave, this could have been exceedingly higher figure. This figure could have been even much more higher. But even if we compare to the effect of second wave, we still performed 20.1% higher as compared to the last year's first quarter. Okay, so that's a very good news. Okay, generally we were expecting that we may not be performing well because of this second wave, but the figures are encouraging, especially the figures related to the index of 8 core industries. They are exceedingly well because our manufacturing sector has been performing well, and most importantly the agricultural sector has performed well. The construction sector has seen the highest GVA, that is the gross value added, which it has been 68.3% higher. That's why we have covered our losses pretty well. Of course, we are not yet back to the 35 rupees salary yet, but we have reached the 32 rupees salary figure as of now. Of course, the entire year is pending, and we may perform again well, and we will cross this 35 rupees salary threshold, and we will breach this threshold, and we will see an increase in our salary this year. Okay, so that would be the actual growth in our GDP. Okay, currently we are just seeing the base year effect of this 20.1% growth. This is the result of base year effect. Okay, so what is the idea of national income? So what is the GDP? So GDP is the value of all final goods and services produced in a country. So it includes the private consumption, gross investment, government spending, as well as the trade balance. Okay, so whatever you have consumed, like a private person, whatever investment has been made in the country, how much the government has spent, and how much we have earned from our exports, or in case we have higher imports, then we will minus that. Okay, so adding all that will give us the figure of GDP. And if we adjust the depreciation from that, we will get the net domestic product. Similarly, in terms of national income, if we add income from abroad to our national income, we will be getting the GNP. Okay, I'm sorry, to the GDP of the country. If I add the income from abroad, I will get gross national product. And if I adjust depreciation within it, then I will get this NNP, net national product, which is actually the national income of a country. So like I've told you with an example, what are the cost and price criteria of calculating a national income. So earlier we were using the factor cost method. Like I was giving you an example of a pen, that earlier we were calculating how much what was the value of a pen at factory level. Okay, but now
we are, since 2015, we are calculating how much pen or car, or for that matter any product, uh, what is the value or of that product in the market. Okay, so now we have adopted this market cost method, and we are calculating our GDP at the market cost. Earlier we were calculating it at the factor cost now. And what is this price deviation? So actually, like I was giving you an example in Hindi, if I consider just a serious example, when we have calculated this figure 35.66 lakh, we have calculated it at the rate of constant prices. So we have not adjusted inflation at this yet. Okay, so for this 2019-20 period, we have not calculated the impact of inflation. We have just calculated it by comparing it with the base year 2011-12. If we add in case of course inflation, the impact of inflation upon this number, then we will get the current market price. Okay, so for 2021 period, or this 2020-21 financial year, we have got this figure at constant prices. But of course, if we adjust inflation through with these numbers, then we will get the current market price of this GDP figure. Okay, so now let us see the next topic, which is Mumbai Climate Action Plan. तो BMC जो है मुंबई की, उन्होंने एक मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके अंदर क्लाइमेट रेजिलियंस, मिटिगेशन और अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज जो हैं वो उसके अंदर अडॉप्ट की जाएंगी, और 6 एरियाज के ऊपर फोकस रखा जाएगा: सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन ग्रीनिंग एंड बायोडाइवर्सिटी, अर्बन फ्लडिंग एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी, एयर क्वालिटी और सस्टेनेबल मोबिलिटी। ठीक है, तो ये 6 जो है एरियाज, इनके ऊपर फोकस रखा जाएगा, और कैसे हम क्लाइमेट से जो है वो डील करेगा मुंबई, उसके लिए जो है ये प्लान तैयार किया जा रहा है। अब मुंबई का जो ग्रीन हाउस एमिशंस है वो 34.3 मिलियन टन रहा है 2019 में, जिसमें मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 71% जो है वो एनर्जी सेक्टर्स की वजह से आया है, क्योंकि मुंबई में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कोल्स से होती है। तो मोस्ट ऑफ द जो आपकी इमिशंस हो रही हैं मुंबई में वो एनर्जी सेक्टर की वजह से ही हो रही हैं। ठीक है, अब क्यों ज़रूरत है क्लाइमेट एक्शन प्लान की? क्योंकि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट कहता है कि राइज इन टेम्परेचर और एक्सट्रीम रेन इवेंट्स जो है वो फ्लडिंग करेंगे मुंबई में, उसकी वजह से जो है हमको पहले से ही क्लाइमेट एक्शन प्लान जो है वो तैयार करके रखना पड़ेगा। अब 2007 से जो है वो सिटी में कांस्टेंट राइज इन टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। आईपीसीसी की रिपोर्ट कहती है कि 12 ऐसी कोस्टल सिटीज़ हैं कंट्री में, इंडिया में, उसमें से एक मुंबई एक है, जिसमें सी लेवल का जो राइज़ है वो 0.1 मीटर से लेके 0.3 मीटर तक विद इन नेक्स्ट 3 डेकेड्स बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, जो कोस्टल एरियाज़ पर हैं जो लोग रहते हैं वो बाढ़ आ जाएगी उस एरिया में। ठीक है, बाय 2050 तक मैकेंजी की रिपोर्ट कहती है कि बाय 2050 तक मुंबई में 25% सी लेवल का जो है वो फ्लैश फ्लड्स का जो है वो इंक्रीज़ होगा, और इंटेंसिटी का इंक्रीज़ होगा, और 0.5 मीटर तक जो है वो सी लेवल का इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान। So BMC, that is the Municipal Corporation of Mumbai, has drafted a Mumbai Climate Action Plan, and they have put it in public domain for comments. They have focused on 6 key areas: sustainable waste management, urban greening and biodiversity, and so on. And why they are making this Mumbai Climate Action Plan? Because Mumbai's greenhouse gas emissions are almost 34.3 million tons it was recorded in 2019, and 71% of it is contributed by the energy sector, because Mumbai is producing electricity through the use of coal. That's why a majority share of greenhouse gas emissions from Mumbai pertains to the energy sector. So why does Mumbai need such a climate action plan? Because several reports have warned that extreme weather events such as flooding, flash floods, rise in sea levels, etc. will give problem to Mumbai in the coming future. So like this McKinsey report is saying that by 2050, Mumbai will see a 25% increase in intensity of flash floods and 0.5 meter rise in sea level. Similarly, IPCC report has also warned of such situation, that 0.1 meter to 0.3 meter increase in sea levels can be witnessed in 12 Indian coastal cities of India. And we have been seeing that the temperature in the city has been rising since 2007 constantly.
So there is a threat of increased intensity of rainfall and storm events for the upcoming future. Okay, so now let us see the next topic, which is रेके ट्रूप. तो एक सोल्जर जो है उनकी डेथ हो गई है और ऑलमोस्ट 36 जो है सोल्जर्स जो हैं उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रोक सिम्टम्स. क्योंकि एक ट्रेनिंग हो रही थी, एक कंपटीशन किया जा रहा था आर्मी के 9 कॉप्स द्वारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में. जो रैके ट्रूप्स होते हैं उनकी स्किल्स और फिटनेस को टेस्ट किया जा रहा था. ठीक है, तो उसमें इतनी खतरनाक ट्रेनिंग थी कि उसमें जो है हीट स्ट्रोक हुआ उनको और वो जो है उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा उनके ट्रूप्स को. तो रैके ट्रूप कौन होते हैं? रैके ट्रूप वो होते हैं जो वॉर में आपसे जो नॉर्मल आर्मी होती है उससे आगे चलते हैं और वो देखते हैं कि जो दुश्मन सेना है वो कहाँ पर पहुँची है, उनके क्या क्या मनूवर्स हैं, वो क्या प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं, क्या उनके एक्शंस हो सकते हैं. तो एक तरह से आईज़ और ईयर्स होती हैं वो आर्मी की. तो ये रैके ट्रूप जो है वो एक तरह से रैके आपको पता है रिकॉनेसेंस, तो रैके करते हैं ये एरिया का कि कैसे दुश्मन जो है वो आगे परफॉर्म कर रहा है. उसके बेसिस पर ये इनपुट्स देते हैं ताकि हमारी आर्मी भी उसी बेसिस पर तैयार रह सके. ठीक है. So now let us see this topic in English. Reke troops. So one soldier has died and more than 3 dozens have to be hospitalized due to heat stroke symptoms. After they participated in a corps level Reke troop competition. So Army's 9 corps, which is located in the Kangra district of Himachal Pradesh, they conducted this competition to judge the skills and fitness of the soldiers, and the training was such fierce and so hard that the troops had to suffer heat stroke symptoms during this training. So who are these Reke troops? So basically they are the eyes and the ear of the unit, of any army unit. So in case of a war, you may have seen in the Border movie, the Bollywood movie, Akshay Khanna was a kind of a Reke troop. He was ahead of his army and he was keeping an eye over Pakistani troops. So he was part of this Reke or the reconnaissance Reke troop section, and they keep an eye over the movement of the enemy forces, and they update the army regarding how they should move ahead and what is the status of the enemy and their preparation. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.